2026 and we will study the RTL pulse. When we studied RTL blood pressure, when I said RTL blood pressure, so what is the definition? Is the lateral pressure. Which pressure? Lateral pressure. Whenever I use the term pulse, whenever I use the term pulse, so one thing that comes in the mind, that is wave. That is wave. Let's हम किसी भी pulse feel करते हैं, बताओ हम कैसे feel करते हैं? तो अगर किसी पल्स फील करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज उठ रही है, लगता है कि हाँ, तो दैट इज व्हाट एक्चुअली वेव। तो जो प्रेशर चेंज होता है बेसिकली, प्रेशर चेंज मतलब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ना। आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो जब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो क्यों मूव करता है? क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है। इस जगह का प्रेशर कुछ और है, इस जगह का प्रेशर कुछ और है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट ब्लड इस जगह से इस जगह है। नहीं, ये तो नॉट मैं बता दूं, सपोज ये आर्टरी है, अगर इस आर्टरी में पूरी आर्टरी में एक जगह सेम प्रेशर होता, पूरी आर्टरी में एक जगह सेम प्रेशर होता, तो ब्लड मूव करता नहीं, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लड मूव करता है। समझ आई बात? हाँ, तो जो प्रेशर में डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। तो ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो दैट मूव इन फॉर्म ऑफ वेव्स। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में। तो पल्स बेसिकली है क्या? प्रेशर चेंजेस। बेसिकली क्या चेंज हो रहा है? Pressure changes is transmitted in the form of waves in the blood vessels while the blood flows through it. तो जब blood vessels के अंदर blood एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, और ये जो प्रेशर चेंज होता है वो वेव्स के रूप में आगे बढ़ता है या चेंज होता है, and that waves is actually pulse. What is the pulse? It is defined as the pressure change. It is defined as the pressure change, and that is transmitted in form of wave during the flow of blood inside the blood vessels. तो जब भी कभी ब्लड प्रेशर कोई पूछे फर्स्ट ईयर में, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आनी है, that is lateral blood pressure. What is blood pressure? Lateral blood pressure. And whenever someone will ask what is pulse, तो एक चीज दिमाग में आनी है, wave. क्या दिमाग में आनी है? Wave. जब खून आर्टरीज के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बहता है, क्यों बहता है? क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, और ये जो प्रेशर चेंज है वो वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। इसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? पल्स। ठीक है, समझ आया? हाँ, लास्ट में समझ आया? तो व्हाट इज पल्स? तो बेसिकली पल्स क्या है? द प्रेशर चेंज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो प्रेशर अब ये तो फील हो गया कि वेव्स के रूप में बढ़ रहा है। अब हमारी बॉडी में कुछ जगह ऐसी है, कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जिसमें हम फील कर सकते हैं और कुछ में हम फील नहीं कर पाते। तो मोस्ट कॉमन जो है दैट इज रेडियल आर्टरी, दैट इज रेडियल आर्टरी। तो इस तरफ कौन सी बोल लगी हुई है? नीचे दो बोल है ना, है रेडियस और एक अपोजिट साइड कौन सी है? नो सर। इसमें ना एक भार होता है, उसका नाम है अल्नर ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी का मतलब भार, ट्यूबरोसिटी का मतलब भार। जैसे एक पाइप है, इस पाइप में पानी बह रहा है आराम से, कहीं पे पल्सेशन फील नहीं होगा, लेकिन पाइप एकदम से ऐसी जगह आ जाए जहाँ पत्थर रखा हुआ है, इसके नीचे पत्थर रखा हुआ है, तो उस जगह जो है जो पानी का फ्लो है वो जल्दी जल्दी फील होने लगेगा, बाकी सब जगह नहीं फील हो रहा। क्यों फील होने लगा? क्योंकि यहाँ पत्थर आ गया। इज इट नॉट? ऐसा होता है। तो इन द सेम वे जो आपकी रेडियल आर्टरी है, तो इस जगह पे एक हड्डी है, उस हड्डी की जो उठा हुआ भाग है दैट इज अल्नर ट्यूबरोसिटी, दैट इज अल्नर ट्यूबरोसिटी। और उस ट्यूबरोसिटी के ऊपर जो रेडियल आर्टरी जाती है, तो उस जगह जब हम फील करते हैं तो वो पल्सेशन
बेसिकली क्यों फील होती है? क्योंकि अल्नर फिब्रोसिटी के ऊपर रेडियल आर्टरीज जब इस जगह जाती है तो उस जगह पल्सेशन अच्छे से फील होती है। समझ आया? वी कैन एग्जामिन मैनी केसेस। अब जैसे इसमें डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी जब पैरों में सिम्पटम होता है, प्रेजेंटेशन होता है, जब मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ी दूर चलता हूँ और चलने के बाद मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ, बैठने के लिए आराम पड़ जाता है, ये कुछ है नहीं, फिर चलता हूँ, फिर दर्द होता है, फिर बैठ जाता हूँ। तो दिस इज नोन एज, इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। अब एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। क्या नाम है? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज एक ग्रुप ऑफ बीमारी है, मतलब बहुत सारी बीमारियां आती हैं, पता हो बात है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में बेसिकली क्या होता है? नाम ही है पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब किनारे वाली, साइड वाली, वेस्कुलर मतलब आर्टरी और वेन, बीमारी, डिजीज मतलब बीमारी। तो जो आपकी बॉडी की बाहर वाली आर्टरी वेन है उस पे बीमारी हो गई। तो वो बीमारी है, उनमें एक बीमारी है TAO। क्या नाम है? TAO, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। क्या नाम है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। किन लोगों को होता है? जो बहुत सिगरेट पीते हैं। किन लोगों को होता है? जो बहुत सिगरेट पीते हैं, यंग इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो TAO, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। इसी का एक दूसरा नाम है बर्गर्स डिसीज। क्या नाम है? बर्गर्स डिसीज। क्या नाम है? बर्गर्स डिसीज। तो TAO या फिर बर्गर डिसीज। तो इस बीमारी में पेशेंट क्या बोलेगा? पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं ठीक बैठा हूँ, थोड़ी दूर चलूंगा, मेरे पैरों में दर्द होगा, बहुत पैर में दर्द होगा, फिर रेस्ट करूंगा 10 मिनट का, फिर ठीक हो जाएगा, फिर चलूंगा, फिर दर्द में निकल होगा। इस प्रेजेंटेशन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। मैंने ये सारी कहानी आगे क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई, अगर सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया, कौन सा? ये चलने में दर्द वाला बर्गर डिसीज का, तो उसमें मैं उसकी रेडियल आर्टरी एग्जामिन नहीं करने वाला, उसमें मैं उसकी कौन सी आर्टरी एग्जामिन करूंगा? डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी। कौन सी आर्टरी? डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी। तो जब मैं डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी एग्जामिन करूंगा तो मैं क्या करूंगा उसके केस में? मैं एक बार इस वाले पैर में भी देखूंगा और एक बार मैं इस वाले पैर में भी देखूंगा। मैं क्यों देखूंगा दोनों पैरों में? हो सकता है पेशेंट के एक पैर में दर्द हो और एक में ना हो, तो जिस पैर में दर्द होगा उसका पल्सेशन जो है, जिसमें नहीं होगा उसकी अपेक्षा धीमा होगा। कैसा होगा? धीमा होगा। मतलब उसमें जो पल्स है उसकी जो रेट है वो नॉर्मल पैर की अपेक्षा कैसी होगी? कम। ठीक है, समझ आया? तो दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और ये बीमारी है, उस बीमारी का नाम है TAO, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, या फिर बीमारी का दूसरा नाम है बर्गर्स डिसीज। ऐसे जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, तो उस पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उसमें एक बीमारी का नाम था TAO, दूसरी बीमारी का नाम है रेनॉल्ड्स डिसीज। क्या नाम है? रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स का क्या नाम है? रेनॉल्ड्स का क्या नाम है? तो बीमारी का नाम है रेनॉल्ड्स डिसीज। रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट को नॉलेज को खोजा था, उसमें मिलता है। उसमें बेसिकली क्या होता है रेनॉल्ड्स डिसीज में? आप तो लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, तो कुछ बच्चियों की उंगलियां जो एकदम लाल हो जाती हैं, एकदम पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, ठंडे पानी में गई और ठंडे पानी से जाती है तो एकदम से लाल हो गई, ऐसा लगता है जल रहा है, पूरा लाल लाल हो जाएगा, सूख जाएगा। तो दैट बीमारी इज नोन एज रेनॉल्ड्स डिसीज। कौन सी बीमारी? रेनॉल्ड्स डिसीज। तो ये सब किसके अंदर आती है? ये सब आती है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज के अंदर। ठीक है, देयर इज अनदर एक और बीमारी है, उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरी बीमारी है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आज समझते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आई यूज्ड टू टर्म, वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड अदर इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग है। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। सपोज ये एक आर्टरी है, ठीक है, तो आर्टरी किससे बनी हुई है? मसल से तो बनी हुई है। आर्टरी की लेयर किससे बनी हुई है? मसल से। 3 लेयर्स होती है, तो इनका
इंटरना, टूनिका मीडिया, टूनिका एक्सटर्ना। इसी को बिल्कुल ये बना लेंगे, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है? ठीक है? अब सपोज मैंने एक टर्म यूज किया एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस? तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा आपकी बॉडी में, जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा बीएलडीएल एलडीएल, वो क्या होगा? वो आर्टरी के रिवर्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा। जब ज्यादा होने लगेगा, आप रोज कैलोरी का बॉडी रोज खा रहे हो, बहुत सी चीजें जो कैलोरी मिलती है, रोज जितनी सारी खा रहे हो, तो क्या होगा? ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो पहले कभी एक स्पॉट आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये सेम चीज हार्ट में भी हो सकती है, ये सेम चीज कहीं भी हो सकती है। हार्ट में जब होती है तो हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेस ब्लड सप्लाई, डेथ हो गई, इस्केमिया इंफार्क्शन, बराबर है? हाँ, तो ऐसे ही किसी भी आर्टरी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन कैसे होगा? सिंपल, पहले एक छोड़ा तो ज्यादा और ज्यादा, नहीं कंट्रोल कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वॉक नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये जो डिपोजिशन ज्यादा होने लगेगा। तो प्रोवोकिंग फैक्टर्स है, जैसे स्मोकिंग कर रहे हो, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कुछ प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं, तो इन सब की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, जो आर्टरी की जो ल्यूमन होती है, इस ल्यूमन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, तो हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। आई यूज another term, मैंने एक शब्द यूज किया था, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। So what is the difference between two? तो एथेरोस्क्लेरोसिस बोले तो क्या बोले कि when there will be a deposition of cholesterol in the lumen of vessels, then this बीमारी is known as एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मैंने बोला था, क्या बोला था कि जो आर्टरी है, वो आर्टरी की जो मसल्स है वो 3 मसल से बनी हुई है, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना और टूनिका एक्सटर्ना। तो हम इसको पढ़ के देखते हैं। ये हुई एक आर्टरी, हुई स्ट्रक्चर, ये इसकी बाहर वाली लेयर और ये इसकी अंदर वाली लेयर, ये टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। अब यहाँ पे क्या होगा? कौन सी बीमारी? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा? तो यहाँ डिपोजिट होना शुरू होगा। समझे? आइए, इसमें क्या हो रहा था? कोलेस्ट्रॉल ल्यूमन में डिपोजिट हो रहा था। कहाँ पे? यहाँ ल्यूमन में। कौन सी बीमारी? एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सी बीमारी? एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो बीमारी है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसमें कहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है? जो वेसल्स की वॉल है, वेसल्स की वॉल है, उसकी जो लेयर है उसके बीच में। गॉट इट? हाँ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो आर्टरी की जो वॉल है, वेसल्स की जो वॉल है, उसकी जो लेयर है, टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया, टूनिका एक्सटर्ना, उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ल्यूमन में। ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस स्टेटमेंट सही है गलत है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस बोथ आर द सेम? नो। In arteriosclerosis, the deposition of cholesterol occurs in the lumen of blood vessels. No. In atherosclerosis, the deposition of cholesterol occurs within the layer of blood vessels. No. In arteriosclerosis, deposition occurs between the layer, and in atherosclerosis, deposition of cholesterol occurs in the lumen of blood. समझे? हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब बीमारियां मैंने क्यों बताई? ये सब एक बीमारी का ग्रुप है, उस बीमारी का नाम है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। क्या नाम है? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे टीएओ है, जैसे बर्गर डिजीज है, जैसे रेनॉल्ड डिजीज है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है? हाँ, तो बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रेजेंटेशन का नाम है इंटरमिटेंट क्लॉडिनेशन। क्या नाम है? इंटरमिटेंट क्लॉडिनेशन। बेसिकली उसमें होता है क्या है, पेशेंट बोलेगा मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे ही 1 मिनट बैठूंगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, और जैसे मैं चलूंगा दर्द फिर से बढ़ने लगेगा। मोस्टली केस में मिलता है जो लोग क्रॉनिक होते हैं या एज के बच्चे, उसमें ये बीमारी देखने को
ये है डिस्कस हो रहा है किसी का पल्स, क्योंकि इस बीमारी में जो मोस्टली पैरों में होगी, प्रेजेंटेशन पैरों में होता है, तो उस बीमारी में जब हम पल्सेशन फील करते हैं वो लीनियर आर्टरी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी आर्टरी है? डोर्सल टीबियस आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? डोर्सल टीबियस आर्टरी। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली अगर हम किसी की पल्स एग्जामिन करते हैं, अगर हम किसी की पल्स एग्जामिन करते हैं तो क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, क्या चीजें हमें आनी चाहिए? तो 5 चीजें हैं। पहली रेट, दूसरी कैरेक्टर, तीसरी रेट कैरेक्टर, चौथी वॉल्यूम और पांचवी कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल। व्हाइल एग्जामिनिंग पल्स, किसी भी व्यक्ति की पल्स को एग्जामिन करने के लिए एक डॉक्टर को ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। पहली रेट, दूसरी तीसरी कैरेक्टर, चौथी वॉल्यूम, पांचवी pressure change, form of waves while flowing of the blood inside the blood vessel, that is pulse. While examining the pulse, you have to examine these 5 factors: rate, volume, ठीक है? Now we will see what is rate. Rate का मतलब क्या होता है? Rate का मतलब होता है frequency. Rate का मतलब क्या होता है? Frequency. कि एक मिनट में कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक मिनट में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो वो कैसे देखेंगे? हमने यहाँ पे हाथ लगाया, जब मैं बताऊंगा कैसे एग्जामिन करते हैं। सपोज मैं किसी की पल्स देख रहा हूँ, तो जब मैं पल्स देख रहा हूँ तो मैंने ये हाथ लगाया, साथ में घड़ी पहना हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो सेकंड वाली सुई है, कौन सी सुई? वो भी कितने पे? तो अगर वो भी 7 पे है, तो जब मैं नया डॉक्टर बनूंगा, मतलब नया मुझे नहीं आता है कुछ भी, तो अगले 7 तक जब वो घूम के नहीं आएगी तब तक मैं हाथ लगाता रहूंगा। कितनी बार वो ऊपर नीचे हो रहा है, वेव्स, पल्स का मतलब वेव्स, कितनी बार वो ऊपर नीचे हो रहा है उतनी बार मैं काउंट करूंगा। समझ आया? हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप पल्स को एग्जामिन करते हैं तो एक मिनट में कितनी फ्रीक्वेंसी है, द नंबर ऑफ पल्स इन ए मिनट, दैट इज रेट। रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पल्स इन ए मिनट, फ्रीक्वेंसी पर मिनट, दैट इज रेट। हाँ, तो एग्जामिन कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। तो अब बेसिकली क्या है, हमने मैंने बताया था जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है कि जब आपको एग्जामिन करता है तो उसके कान में स्टैप लगा होता है, तो जैसे ही एक हाथ से स्टैप क्या लगाएगा और दूसरे हाथ से आपकी पल्स चेक करेगा। ये समझो क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं, साइनस रिदम है या नहीं। हाँ, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, द रिदम शुड बी साइनस, मतलब यहाँ भूख आएगी तो यही वेव सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हो? जब हार्ट रेट में क्या है, यही तो हो रहा है, ये हाँ, तो जब यहाँ पे ये आया तभी यहाँ पे ये होना चाहिए। समझ रहे हो? तो this should be a sinus rhythm. जितनी हार्ट रेट होती है मोस्टली 99% उतनी ही पल्स होती है। हाँ, जितनी हार्ट रेट होती है उतनी पल्स रेट होती है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फीटस में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसकी हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट तक होती है। इन द सेम वे पल्स भी एक फीटस की 150 से 180 बीट पर मिनट होगी। ठीक है? जब बच्चा बाहर आ जाएगा बर्थ के समय उसकी जो पल्स है वो 130 से 140 बीट पर मिनट होगी। 10 साल तक के बच्चे की 90 बीट पर मिनट, 10 साल से बड़ा और 60 साल तक का बच्चा 70 से 80 के बीच में। ठीक है? ठीक है? तो जब फीटस था तब 180, 150 से 180, जब न्यूबॉर्न हो गया 130 से 140, 10 साल तक का 90 और 10 साल से बड़ा 70 साल तक 70 से 80, ऑन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। तो दिस इज रेट। व्हाट इट इज? रेट। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़ता है, कितना? 1 डिग्री फॉरेनहाइट, तो उसकी पल्स बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है 10 बीट्स, तो उसकी जो पल्स है वो 10 के हिसाब से बढ़ जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 97.4, 98.4, 98.5, 98.6
degree fall in height. 98.4 to 98.6 degree Fahrenheit. टेम्परेचर हम कितनी जगह से ले सकते हैं? बॉडी से तो हर कोई लेता है, उसके अलावा एक्सला से ले सकते हैं, हाँ एक्सला तो बॉडी के लिए आएगा, उसके अलावा ओरल कैविटी से ले सकते हैं, रेक्टम से भी लेते हैं। बच्चों का जब बच्चे बेहोश होते हैं उस कंडीशन में रेक्टम से भी टेम्परेचर लिया जाता है। एनएस के अंदर कंप्यूटर डाल देंगे और टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर 3 जगह से रिकॉर्ड किया जा सकता है, ओरल कैविटी, एक्सला और रेक्टम। ठीक है, अब तीनों जगह का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तीनों जगह का टेम्परेचर सेम नहीं होता। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का होगा? सबसे ज्यादा ओरल। टेम्परेचर कहाँ का होगा? ओरल नहीं, रेक्टम का होगा। रेक्टम रेक्टम। पेट के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है या पेट के बाहर? अंदर। अंदर बहुत गर्म है, उसको कोई नहीं गर्म होती है, तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो रेक्टम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। फिर ओरल इसका कैविटी। मुंह का होगा, सबसे लास्ट में एरोला। तो ये इसमें बड़ा बॉडी टेम्परेचर तब बताऊंगा। तो बॉडी टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो बॉडी टेम्परेचर 3 तरह से लिया सकता है, एक ओरल, एक्सला और रेक्टम। ठीक है, वो स्किन से टेम्परेचर लेते हैं एक्सला से, दैट इज कोल्ड टेम्परेचर। कौन सा? कोल्ड टेम्परेचर। तो जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी पल्स 10 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? नाउ हम सेकंड पढ़ेंगे रिदम। तो रिदम का मतलब क्या है? रिदम का मतलब रेगुलरिटी ऑफ पल्स, रेगुलरिटी। अब रेगुलर क्या है? जब आप पल्स किसी की एग्जामिन करोगे तो पल्स में बेसिकली वो क्या है? वेव सुन रही है ना, ये है एक वेव, दूसरी वेव सही, तीसरी वेव सही, ऐसे वेव सुन रही है ना। तो बिटवीन दो पल्स के बीच में जो समय है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा और ये कम। तो फिजियोलॉजिकल अवस्था में जब कोई व्यक्ति स्वस्थ है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब स्वस्थ। तो जब कोई फिजियोलॉजिकल अवस्था में, स्वस्थ की अवस्था में है, तो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू बीट्स, ड्यूरेशन बिटवीन टू बीट्स दैट शुड बी सेम। ऐसा नहीं है पहला वाला इतना है, दूसरा वाला इतना है, तीसरा वाला इतना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द ड्यूरेशन बिटवीन द टू बीट्स शुड बी सेम, और अंडर नॉर्मल कंडीशन द पल्स शुड बी एट रेगुलर इंटरवल। मतलब वही बात है, ऐसे पकड़ लो या ऐसे घुमा के पकड़ लो कि दो बीट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो सेम होना चाहिए, ये बीट रेगुलर इंटरवल पे आनी चाहिए। अब इसे कैसे एग्जामिन करेंगे? जब आपने ये थंब है, अंगूठा, हाथ वाला अपना अंगूठा, तो अंगूठा नीचे वाला ये छोटी फिंगर नहीं, अंगूठा, अंगूठे के पीछे जाओ, अंगूठे के पीछे एक गड्ढा मिलेगा, मिला बेटा? तो गड्ढे में 3 फिंगर लो, हाँ, और ये 3 फिंगर उस गड्ढे में डिप करो। गड्ढे में गड्ढा मिल रहा है नहीं? तो गड्ढे में 3 फिंगर। अरे अब पहली वाली फिंगर और तीसरी फिंगर, इस पे प्रेशर क्रिएट करना है। पहली और तीसरी, इस पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना है और बीच वाली से फील करना है। प्रेशर क्रिएट से वो रास्ता थोड़ा रुक गया, अब पानी पाइप में बह रहा है, थोड़ा दबा देंगे, आगे वाला जल्दी बहने लगेगा, नहीं तो होता है। हम थोड़ा सा दबा दिया ऐसे वैसे, तो बीच में जो पल्सेशन फील हो रहा था वो अच्छे से फील हो गया। तो बेसिकली करना क्या है? अंगूठे के पीछे जाना है, अंगूठे के पीछे गड्ढा मिलाएगा है, सब पे है कि नहीं? मस्कुलर वाला तो देखो है, उस गड्ढे में 3 उंगली रखी, सिंपल रखी, पहली और तीसरी वाली उंगली को थोड़ा सा ज्यादा दबाया, बीच वाले को सिंपल दबाया। हुआ? नहीं हुआ ना? सच में? सबका? तो ये दिस इज व्हाट ये पास एग्जाम करते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है कि एक हाथ से तो वो पल्स देखता है और दूसरे हाथ से वो स्टेप का जो चेस्ट की होता है देखता है। तो वो क्या देख रहा था? वो रिदम देख रहा था, दोनों के बीच में रिलेशन है या वो नहीं है, राइट? तो जब हम पल्स एग्जामिन करते हैं, अब देयर इज अनदर सब दैट इज नाड़ी। तो नाड़ी एग्जामिन करने का तरीका दूसरा है और पल्स एग्जामिन करने का तरीका दूसरा है, दोनों नॉट सेम। अब कह सकते हैं दोनों डिफरेंट, नाड़ी अलग चीज है और पल्स अलग चीज है। हाँ, नाड़ी का एक छोटा सा पार्ट पल्स है। हाँ, नाड़ी बड़ी अच्छा है, वो साइड सेकंड में जो पढ़ाया होता है।
पल्स अगर एग्जामिन करेंगे तो पहली चीज है रेट, दूसरी चीज है इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन बिटवीन द टू वेव्स शुड बी सेम और द वेव शुड कम एट रेगुलर इंटरवल। समझ आया? उसके बाद तीसरा पॉइंट है दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, डिनोट द टेंशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स ऑफ पल्स। तो मतलब ये सपोज ये आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, जो प्रेशर चेंज हो रहा था वो पल्स के रूप में हो रहा था, इट इज नॉट होता कि नहीं। तो जब ये वेव के रूप में पल्स होगा तो जब ये वेव इस पे टकराएगी, इस पे आर्टरी की वॉल पे टकराएगी तो क्या करेगी, प्रेशर लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, प्रेशर। तो दैट प्रेशर की वजह से इट डिनोट्स द टेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। तो जो अंदर जब वेव मूव कर रही है तो वेव जब मूव करेगी तो वॉल टकराएगी, तो जब टकराएगी तनाव देगी। टेंशन का मतलब चिंता नहीं, तनाव, तनाव मतलब इट प्रोड्यूस द टेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है, इट डिनोट्स द टेंशन ऑफ द वेसल्स वॉल प्रोड्यूस्ड बाय द वेव ऑफ पल्स। तो जब पल्स ऐसे मूव करेगी, वेव ऐसे मूव करेगी, तो जो वेव का ये वाला हिस्सा जब दीवार पे टकराएगा, दीवार मतलब की दीवार में आर्टरी की वॉल, तो उस पे क्या लगाएगा, टेंशन, क्या लगाएगा, टेंशन। उस टेंशन को बोलेंगे कैरेक्टर। टेंशन क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। जब भी कभी हम पल्स एग्जामिन करते हैं तो देयर आर द 5 फैक्टर, रेट, वेव, कैरेक्टर, वॉल्यूम और कंडीशन ऑफ कैरेक्टर। रेट का मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। वेव का मतलब फ्रीक्वेंसी का सेम इंटरवल बिटवीन द टू वेव्स। कैरेक्टर का मतलब इट डिनोट्स द टेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। तो जब वो वेव दीवार पे टकराती है तो दीवार पे कितना टेंशन लगा रही है, कितना तनाव लगा रही है, दैट इज द टेंशन। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब रिटर्नेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेसल्स वॉल प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ पल्स वेव। तो जब ये टेंशन लगाएगी, इसने जब टेंशन लगाया टेंशन, तो क्या होगा, ये जो दीवार है दीवार हिलेगी, हिलेगी कि नहीं, कोई तो फील हो रही थी। हाँ, तो वॉल्यूम का मतलब मूवमेंट, वॉल्यूम का मतलब मूवमेंट। अब क्या होगा एग्जाम में, एग्जाम का आपके क्वेश्चन आएगा और हम भूल जाएंगे कैरेक्टर टेंशन है और वॉल्यूम मूवमेंट है। सुना, कैरेक्टर कौन सा है, टेंशन वाला, और वॉल्यूम कौन सा है, मूवमेंट वाला। कैसे याद रखना है, वॉल्यूम मूवमेंट, वॉल्यूम मूवमेंट। तो स्पीड होती है ना, स्पीड गति, स्पीड गति, तो स्पीड से जो चल रहा है तो वॉल्यूम मूवमेंट होगा, स्पीड चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है और वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम से मूवमेंट और टेंशन से कैरेक्टर। जब किसी व्यक्ति का ओरिजिनल रूप देखना है कि वो कैसा है, प्यार करने वाला है या गुस्सा करने वाला है, तो उसको तनाव दे दो, उसको टेंशन दे दो, तो उसकी ओरिजिनलिटी निकल आएगी कि वो बेसिकली है कैसा, वो दिखा रहा है या सच में उसका फूल है। हाँ, तो टेंशन से कैरेक्टर आता है, क्या आता है, कैरेक्टर। तो कोई पूछे कैरेक्टर क्या है, इट्स द टेंशन। तो किसी का वॉल्यूम क्या है, इट्स द मूवमेंट। कैरेक्टर क्या है, टेंशन। वॉल्यूम क्या है, मूवमेंट। चार चीजें पढ़ चुके हैं, रेट, कैरेक्टर, वॉल्यूम। सही है। पांच चीज पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल, कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल। नॉर्मल अवस्था में, फिजियोलॉजिकल अवस्था में अगर मैं इस रेडियल आर्टरी को रोल आउट करूं तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे भी रस्सी जैसा फील नहीं हो रहा है तुम लोगों को, नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर घर में दादाजी हो, ओल्ड व्यक्ति, मतलब 80 साल वाला व्यक्ति, और स्पेशली जिसको आर्टरीओस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, तो उस केस में मैं रोल डाउन करूंगा तो ऐसा लगेगा रस्सी मूव कर रही है। मेरे अंदर नहीं हो रहा, हमारे अंदर भी नहीं हो रहा। ब्लड वेसल्स वॉल की कंडीशन कैसी है मैं नहीं फील कर सकता क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोई 80 साल का व्यक्ति हो, वयोवृद्ध व्यक्ति हो और आर्टरीओस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस वाला पेशेंट हो, तो उसके केस में जब मैं रोल डाउन करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं रस्सी को मूव कर रहा हूं। हाँ, दैट इज नोन एज कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल। व्हेन
pressure is transmitted in form of waves while the blood flow inside the vessels. So whenever we examine the pulse, there are the five factors: rate, factor, volume, or condition of blood vessels involved. Rate का मतलब frequency per minute, एक मिनट में कितनी बार मूवमेंट हुआ. रेट का मतलब इंटरवल बिटवीन द ईच पल्स एंड ईच रेट. फैक्टर का मतलब एक्शन. वॉल्यूम का मतलब मूवमेंट. कंडीशन का मतलब जब मैं रोल आउट करूंगा नॉर्मल में तो मुझे कुछ भी नहीं होगा. लेकिन अगर कोई बुढ़ा पेशेंट है 70-80 साल का और आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस का पेशेंट है तो उसमें मैं रोल आउट करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे रस्सी को फील लाइक कॉर्ड. फील लाइक ए कॉर्ड, जैसे मैं रस्सी को फील कर रहा हूं. ठीक है, समझ आया? हाँ. तो एग्जाम कैसे करना है? ये चीज जो होता है कि जब हम नया नया एग्जाम करते हैं ना तो मैंने बोला ना रिजल्ट के बाद मैंने ऐसे हाथ लगाया और साथ में मेरे पास घड़ी है. घड़ी में मुझे दिख रहा है सेकंड की सुई अभी भी अभी जीते हुए. सेकंड की सुई वाले साथ पे जब तक वो साथ में घूम के ना आए तब तक जो है आप लगाए तो हाथ लगाए और फिर आपको पता लग जाएगा एक मिनट में. लेकिन जिन डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ओपीडी चलती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे 1 मिनट लगा देंगे आपको. आपके पास होता है नहीं तो क्या करेंगे? 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगाएंगे, 8-10 सेकंड या 5 सेकंड. अब 5 सेकंड लगाया तो क्या होगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 है ना. तो 5 सेकंड में 1 मिनट में बस कितनी 72. 5 सेकंड कितनी होगी? 72 है. कितनी होगी? 5 into 60. 6. एक सेकंड की 5 सेकंड कितनी होगी? 6. क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है. 5 सेकंड डिवाइड 5 से 60 डिवाइड किया कितना है? 12. आया कि नहीं? अब हमने क्या किया? हमने वो 5 सेकंड में चेक किया तो हमारे पास 5 सेकंड में अगर 6 आई 12 तो हमने क्या कि डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उतना टाइम नहीं होता वो कोई मिनट लगा देंगे. वो सिर्फ 5 सेकंड देंगे. हमने देखा 5 या 6 बार हो गया तो पर्चे दे देंगे 7 plus. that need that require a lot of experience. ऐसे नहीं 8 मिनट लगाया आपने करेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया. उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए. बार-बार आप रोज देखो तब धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस में आता है. ठीक है. ऐसे ही दूसरा उसको पर चेस्ट लगाएगा वो भी 5 सेकंड लगाएगा. डिवाइड ऐसे डिवाइड बाय 6 करेगा और एग्जाम निकलेगा कितना हार्ट रेट है और कितना पल्स. हाँ समझ आया? तो इसमें बहुत सारे जगह हैं जिनमें हम रीजनल आर्टरी के अलावा फील कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा रैपिड आर्टरी है ये फील करो. लिमिट तो देख रहे हैं यहाँ पे. इस पॉइंट पे नहीं हुआ किसको? हुआ होगा. ध्यान से देखो. ये सामने नहीं बेटा देखो कहाँ पे आ. पीछे नहीं यहाँ नहीं यहाँ. ऐसे बैक पेन यहाँ पे कर मेरे सकते से हो हैं. गया. ये जो ये वाला स्पैन है ये वाला यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं. यहाँ पे स्क्रू एक्सरसाइज करते हैं उसके पीछे कर सकते हैं. यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं. तो ये कुछ जगह है जहाँ पे जो है आर्टरी का पोजीशन फील किया जाता है. और एक समझ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? ओके और बताया करोगे.
तनाव रहता है That's called tension. और वॉल्यूम जो मूवमेंट रहता है हाँ। कंडीशन ऑफ ब्लड जैसे वॉक करने कैसे जो ओल्ड लोग होते हैं या आर्टिस्ट के लोग होते हैं उनमें अगर हम ब्लड वेसल्स को रोल आउट करें तो उसके केस में एक और रस्सी के रूप में फील होगी ये भी ऐसे करके हमारी नहीं मिल रही थी लेकिन उनके केस में जो बुढ़े होते हैं आर्टिस्ट के पेशेंट होते हैं डिजीज हो जाती है और वैसे करके रोल्ड आउट होती है लेकिन हमारे केस में रोल आउट नहीं होती these are the factors, ठीक है सुहानी और सुहानी दूसरी वाली जब तीन नाम पूछने पड़े सुहानी और जब तीन नाम सुहाना थे तीन क्या बोलते हो तीन क्या नाम तुम्हारा आशीष तुम्हारा तुम बताओ सुहानी ओ प्रेशर चेंज होता है जो आर्टरी प्लस ब्लड वेसल्स में वो 5 फैक्टर होते हैं जिसमें कि रिदम रेट कैरेक्टर वॉल्यूम और कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स तो रेट हाँ ये होती है कि जब एक मिनट में रेट होती है तो पल्स जब 1 मिनट में द रेट ऑफ पल्स पर मिनट जब नंबर ऑफ बस पर मिनट सिंपल रिदम होती है कि जो दो पल्स के बीच में जो रिलेटिव होती है तो इंटरवल सेम होती है कैरेक्टर होता है टेंशन और वॉल्यूम होता है जो मूवमेंट होती है और कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर जब रेडियल आर्टरी में रोलिंग होती है तो वो ओल्ड एज में